लाला लाजपत राय का बहा हुआ खून मेरे द्वारा बोई गई क्रांति का बीज बनेगा। कि आयोग का असली उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देकर सांप्रदायिकता की खाई को गहरा करना था। मेरे शरीर पर किया गया हर वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक और कील साबित होगा। बहरे लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐतिहासिक विद्रोह का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका असली निशाना अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट था, जिसने लाला लाजपत राय पर घातक लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि अनजाने में जॉन पी सॉन्डर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हत्या सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चिंगारी बन गई, जिसने पूरे भारत में क्रांति की लहर दौड़ा दी। भगत सिंह जी ने तब कहा था, लाला लाजपत राय का बहा हुआ खून मेरे द्वारा बोई गई क्रांति का बीज बनेगा। इस विद्रोह की जड़ें सीधे साइमन कमीशन से जुड़ी हुई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत के राजनीतिक भविष्य की स्थिति समझने के लिए बनाया था। चेयरमैन सर जॉन साइमन और आने वाले समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले क्लेमेंट एटली सहित पूरी तरह ब्रिटिश सदस्यों वाले इस आयोग में एक भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। मामूली सुधारों की आड़ में यह आयोग केवल ब्रिटिश सत्ता बनाए रखने का जरिया था। इस नियत ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। इतिहासकार बिपिन चंद्रा का मानना है कि आयोग का असली उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देकर सांप्रदायिकता की खाई को गहरा करना था। भारतीय नेताओं ने इसे स्वतंत्रता की एकजुट मांग को कमजोर करने की साजिश बताया। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। जहां भी यह आयोग गया वहां काले झंडे लहराए गए। उधर लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को आयोग को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भगत सिंह, जो उस समय HSRA के प्रमुख सदस्य थे, इन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर महान लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। यह शांतिपूर्ण विरोध जल्द ही हिंसा में बदल गया, जब जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। गवाहों के मुताबिक स्कॉट ने अधिकारियों को 63 वर्षीय लाला लाजपत राय को खास तौर पर निशाना बनाने का निर्देश दिया। गंभीर रूप से घायल लाला लाजपत राय ने 17 नवंबर को अपने अंतिम क्षणों में जो शब्द कहे, उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेरे शरीर पर किया गया हर वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक और कील साबित होगा। लाला लाजपत राय के बलिदान ने भगत सिंह जी पर गहरा असर डाला। उनके बलिदान का बदला लेने का संकल्प लेकर भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर को लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास पहचान में गलती के कारण उन्होंने जॉन पी सॉन्डर्स को निशाना बना लिया। राजगुरु ने पहली गोली चलाई जो सॉन्डर्स के सीने में जा लगी। इसके बाद भगत सिंह ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई गोलियां चलाई। भागते वक्त हेड कांस्टेबल चानन सिंह का पीछा करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने उसे गोली मार दी, जिससे उनके साथियों को भागने का मौका मिल गया। वैसे लाहौर से उनका बच निकलना बिल्कुल फिल्मी था, जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी में होता है। ये कहानी इतनी दिलचस्प थी कि किसी भी फिल्म का सीन इसके सामने फीका पड़ जाए। आइए एक्सप्लोर करते हैं आजादी के परवानों की ये अमर कहानी, जिसने इतिहास के रुख को पूरी तरह बदल दिया। लाहौर में तो मानो कोहराम मच गया था। ब्रिटिश प्रशासन ने क्रांतिकारियों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चला दिया और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। भगत सिंह और उनके साथियों को यह अच्छी तरह से पता था कि बचने के लिए उन्हें एक बेहद खास योजना की जरूरत है। HSRA के सदस्यों ने, जिनकी समझदारी की मिसाल दी जाती है, हर पहलू को ध्यान में रखकर बच निकलने के लिए बहुत चतुर और साहसिक योजना बनाई।
जो भेष बदलने, साहस और तेज सोच पर निर्भर थी। भगत सिंह और दुर्गा देवी वोहरा, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को बहकाने के लिए एक चालाक और चतुर तरीका अपनाया। सिंह ने अपने शानदार लुक को बदलते हुए अपनी मूछें कटवाईं, बाल छोटे किए और अपनी पहचान बनाने वाली पगड़ी को छोड़कर पश्चिमी स्टाइल की हैट पहन ली, जिससे वह एक अमीर लाट साहब की तरह लगने लगे। दुर्गा भाभी ने भी उनकी पत्नी का रूप लिया और अपने एक साथी के बेटे को उनके बच्चे के तौर पर पेश किया। तय दिन पर भगत सिंह और दुर्गा भाभी लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े, बिल्कुल वैसे जैसे उस दौर में कोई अमीर जोड़ा अपने बच्चे के साथ रेल यात्रा पर जा रहा हो। राजगुरु उनके सेवक के भेष में सफर कर रहे थे। इन तीनों में एक गजब का आत्मविश्वास था, जिसने उनके दिल में उभरती घबराहट को पूरी तरह से छुपा लिया था। वे स्टेशन पर तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा देते हुए हावड़ा जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही ट्रेन लाहौर से बाहर निकली, क्रांतिकारियों के दिलों में पल रही घबराहट धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश अधिकारी समय समय पर ट्रेन में चढ़कर यात्रियों की जांच करते थे। दुर्गा भाभी ने बाद में बताया कि जब भी एक निरीक्षक उनके डब्बे के पास आता, उनका दिल तेजी से धड़कने लगता। फिर भी उन्होंने पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ बच्चे को गोदी में उठाए हुए मुस्कान के साथ उसे देखा। राजगुरु, जो एक सेवक के रूप में कपड़े पहने हुए थे, सामान की देखभाल कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी का ध्यान उनकी ओर न जाए। एक टिकट निरीक्षक ने कुछ देर के लिए उनकी शांति को भंग किया। उसने टिकटों को ध्यान से देखा और भगत सिंह पर कुछ संदेह से नजर डाली, लेकिन भगत सिंह पूरी तरह से शांत रहे, विश्वास के साथ मुस्कुराए और संक्षेप में जवाब दिए, जिससे टिकट निरीक्षक को शक नहीं रहा और सबने राहत की सांस ली। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद भगत सिंह और उनके साथी HSRA के अन्य सदस्यों से मिले, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित ठिकाने दिए। उनका सफाई से बच निकलना न केवल ब्रिटिश अधिकारियों को करारी मात थी, बल्कि पूरे भारत में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के क्रांतिकारियों को यह एहसास था कि केवल बदले की घटनाएं स्वतंत्रता की पूरी लहर को नहीं जगा सकती। भगत सिंह और उनके साथियों ने यह तय किया कि अब एक ऐसा काम करना होगा जो न केवल ब्रिटिश शासन का ध्यान खींचे, बल्कि भारतीय जनमानस का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे बमों का उपयोग किया जाएगा जिनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की अंतरात्मा को जगाना और लोगों को जागरूक करना था, बिना किसी के जान माल की नुकसान के। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बेहद तेज तर्रार बहस हो रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सभा के निर्धारित क्षेत्र में पहुंचे, बिल्कुल शांत और साधारण कपड़ों में, ताकि वे आसानी से भीड़ में घुल मिल सकें। उनके कपड़ों के भीतर 2 बम, कई पर्चे और उनका अटूट संकल्प छिपा हुआ था। सभा में विचार विमर्श चल रहा था। तभी भगत सिंह ने ट्रेजरी बेंचेस के नजदीक खाली जगह पर एक बम फेंका, ताकि किसी की भी जान को खतरा ना हो। धमाका पूरे सदन में गूंज उठा और सभी उपस्थित लोग शॉक में आ गए। लेकिन जैसा कि वो चाहते थे, कोई हानि नहीं हुई। थोड़ी देर में भगत सिंह और दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे दिए, जिनकी गूंज ने विस्फोट की सनसनी से भी ज्यादा प्रभाव छोड़ा। सभा में हलचल और दहशत फैलने के बावजूद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी जगह पर खड़े रहे। भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने लीफलेट्स बांटे, जिसमें उनके इस कार्य के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया था। इन पर्चों में बड़े ही विस्तार से यह लिखा गया था कि सरकार किस तरह से अत्याचार कर रही है, जिसे वे कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। लीफलेट्स पर लिखा था, बहरे लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। इन बमों के साथ हमने जनता को जगाने और सरकार को यह समझाने की कोशिश की है कि लोगों की आवाज को दबाना अन्याय है। ब्रिटिश सरकार ने इस मौके का फायदा उठाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को
लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा लिया। केस की सुनवाई लाहौर के विशेष ट्राइब्यूनल में हुई, जिसमें जज कोल्डस्ट्रीम, जेसी हिल्टन और आगा हैदर शामिल थे। आगा हैदर भारतीय मूल के जज थे और उनके चयन का मकसद ट्राइब्यूनल को संतुलित दिखाना था। हालांकि इस ट्राइब्यूनल की कार्यवाही पूरी तरह से पहले से ही तय थी। फैसले पहले ही तय हो चुके थे और आगा हैदर की भूमिका केवल दिखावे तक सीमित थी। उन्हें ऐसा पेश किया गया मानो न्यायिक स्वतंत्रता का पालन किया जा रहा हो, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मामले में तमाम सबूतों से छेड़छाड़ की और गवाहों व उनके परिवारों को डराया धमकाया, झूठी गवाहियां दिलवाई गई, जबकि अन्य गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इस आधार पर ट्राइब्यूनल ने एक तरफा फैसले लिए। भगत सिंह और उनके साथियों ने अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। यह मुकदमा न्याय का केवल दिखावा भर था और पूरी प्रक्रिया अन्याय और षड्यंत्र से भरी हुई थी। 7 अक्टूबर 1930 स्पेशल ट्राइब्यूनल ने अपना सबसे कड़ा फैसला सुनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। पूरा देश एक गहरे सदमे में था। भारत का हर एक नागरिक अंग्रेजी सरकार से मिन्नत कर रहा था कि इन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन इन आजादी के दीवानों के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था। उन्होंने तो लाहौर सेंट्रल जेल की 4 दीवारों में भी एक नई जंग छेड़ दी थी। एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की जो 116 दिनों तक चली। उनकी मांगें साधारण थीं, लेकिन उनका उद्देश्य बेहद गंभीर। बेहतर खाना, स्वच्छता, किताबें, अखबार और भारतीय कैदियों के लिए समान व्यवहार। ब्रिटिश सरकार ने हर तरीका अपनाया इनका हौसला तोड़ने के लिए, लेकिन वे झुके नहीं। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अपनी हार माननी पड़ी। इन जेल में बंद बलिदानियों ने अपना हक छीन के लिया और साबित किया कि इनकी लड़ाई सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि सारे दबे कुचले लोगों के हक और इज्जत के लिए थी। पहले फांसी का ऐलान 24 मार्च 1931 के लिए किया गया, लेकिन इसे बढ़ाकर 23 मार्च कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि जनता विरोध करेगी और अशांति फैलेगी, इसीलिए उन्होंने फांसी को संदिग्ध तरीके से 7:30 बजे रात को कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए। इसके बजाय भारी सुरक्षा और जल्दबाजी में सतलुज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह सब बस इसलिए किया गया ताकि उनके बलिदान को एक आंदोलन का प्रतीक ना बनाया जा सके। अमर शहीद भगत सिंह ने एक बार कहा था, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वो मेरी आत्मा को कुचल नहीं पाएंगे। जय हिंद।